हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो हम आ गए हैं अपनी संहिता सीरीज के टर्म 2 अध्याय 7 अष्टांग के अन्न रक्षा अध्याय में। ये टर्म 2 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से करना ही है। मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है जो आपको इस चैप्टर के करने हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और फ्यूचर चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए बने रहो हमारे साथ। तो इसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको करना है वो है विषयुक्त अन्न की परीक्षा। यहाँ विश वाले जो है ना वो काफ़ी वर्ड्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना विश से रिलेटेड, अन्न से रिलेटेड, तो आपको इन पॉइंट्स को इसी फॉर्म में मेंशन करके लिखना है एग्जाम में। विषयुक्त अन्न की परीक्षा क्या है? देखो, राजा का वर्णन किया गया उसमें थोड़ा सा। राजा के अन्न पान को विष के विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो योग और क्षेम मतलब प्रॉस्पेरिटी राजा के अधीन होती है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो राजा है उसके अन्न पान वगैरह के लिए आपको ध्यान रखना है कि उनको कोई विष ना दे दे, तो उसको रक्षा करना एक वैद्य का क्या है, एक कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब परीक्षा कैसे करेंगे उनकी? सबसे पहले अग्नि की परीक्षा। जो भी खाना बनाया ना उसको अग्नि आग में डाल दो, फिर देखो क्या चीज़ हो रही है। सिखी, अब देखो लक्षण क्या क्या है। सिखी कंठभ्य, अग्नि की लोह मोर के कंठ के समान नीली हो जाएगी। जैसे आपने पॉइजनस फूड जो है वो आग में डाला, तो अग्नि की लोह जो होती है ना, फ्लेम जो होगा वो कैसा हो जाएगा? मोर के कंठ के समान नीला दिखेगा। एकावर्त ज्वाला, एक ही मुंह के ओर जो है वो हो जाएगी, मतलब एक ही ओर ज्वाला होने लगेगी, पूरी की पूरी फ्लेम वन साइडेड सी हो जाएगी। हाँ, स्फुटन मतलब क्या है? चटकने की आवाज आएगी, क्रैकिंग साउंड। धूम, धुएं का रंग मोर कंठ के समान हो जाएगा। और गंध, उग्र, उग्र गंध कैसी होती है? शव की गंध जैसी, जो मतलब मरे हुए लोगों से स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आएगी। और रंग वगैरह हो गया, लोह वगैरह, तो मोर का कंठ आपको याद रखना है। ये हो गई इसकी विष की, विषय वाले जो अन्न है उसकी अग्नि परीक्षा। ठीक है, अब उसके लक्षण जो है वो व्यंजन जो होगा उसके लक्षण देखो कैसे होंगे। मधु जो है अगर उसमें विष मिला दिया जाए तो वह हरे रंग का हो जाएगा। दुग्ध में विष मिलाने से वो ताम्र कॉपरी रंग का हो जाएगा। दही में विष मिलाने से श्याव काले रंग का हो जाएगा। घृत पानी के समान हो जाएगा। तेल लाल रंग का हो जाएगा। और मांस रस कैसे हो जाएंगे? इसमें नीली रेखाएं आ जाएंगी। इस टेबल को याद रखना आप। विषदाता, जिसने विष दिया है उसके कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। उसका मुख काला और रूक्ष सा हो जाएगा। इधर उधर दिशाओं में वो देखेगा। स्वेद होने लगेगा, कंपन होने लगेगा, थोड़ा डर जाएगा, जम्भाई भी लेगा। ठीक है, इस तरह के कुछ जो है वो लक्षण आपको विषदाता में देखने को मिलेंगे। तो ये विषदाता हो गया, आपके विषयुक्त व्यंजन हो गए और अग्नि परीक्षा हो गई। अब प्राणियों में अगर वही विष जो है वो और प्राणी खा ले तो उनमें क्या प्रभाव होगा? तो कुछ प्राणियों के हमने देखा है इसमें। मक्षिका जो है, जो मक्खी होती है ना, उसकी मृत्यु हो जाएगी खाते ही। काक जो है क्रो, उसका जो है शाम स्वर मतलब कि बिगड़ी हुई आवाज हो जाएगी। हंस लड़खड़ाने लगेगा, प्रस्खलन। मयूर जो है हर्ष या नाचने लगेगा मतलब। और वानर जो है वो मल त्याग कर देगा अगर उसने विषयुक्त अन्न का ग्रहण किया तो। ठीक है, ये ट्रिक किसके लिए है? एक मक्खी मरी, कौवा डरा, हंस लड़खड़ाया, मोर नाचा। इस तरह से याद कर लो। स्थान अनुसार विष के लक्षण। अब देखो विष का मुख पे क्या प्रभाव होगा, आमाशय यानी स्टमक पे क्या प्रभाव होगा, और पकवास यानी इंटेस्टाइन पे क्या प्रभाव होगा, क्या लक्षण होंगे और उसकी क्या चिकित्सा है, ये हमें याद करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख में जाते ही विष का क्या करेगा? वो प्रोफ्यूज सेलिवेशन करेगा। सेलिवेशन क्या है? लालच श्राव करेगा। ठीक है, जीवा ओस्ट में जाड्य हो जाएगा। जाड्य क्या होता है? नंबनेस कर देगा। चिमचिमाहट सी होने लगेगी, टिंगलिंग सी होने लगेगी मुख के अंदर। अब इसकी चिकित्सा क्या होती है? स्वे आदि प्रदमन गंडूस चंदन लेपन। क्या है? स्वे सेव्य आदि मतलब सेव्य जिनका सेवन किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों से क्या करो आप? गंडूस वगैरह करो, चंदन का लेपन करो। आमाशय में क्या होगा लक्षण? स्वेद, मूर्छा। अगर अमाशय तक विष पहुंच गया कहने का मतलब है, तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? स्वेद, मूर्छा, वमन, वॉमिटिंग होने लगेगी, हृदय रोदन होने लगेगा। अब इसमें चिकित्सा क्या है? वमन कर्म करो, विरेचन करो, नस्य करो और अंजन करो। अगर पक्वाशय तक पहुंच गया, विष जो है वो पक्वाशय तक पहुंच गया, फिर क्या करेगा? वो अतिसार करेगा, डायरिया, पांडुत्व, अनीमिया हो जाएगी, बल का क्षय हो जाएगा। विरेचन औसत सिद्ध घृत का सेवन करो। ठीक है, विष का अगर स्पर्श भी करते हो आप तो क्या हो सकता है? कंडू, इचिंग होगी, दाहा, बर्निंग सेंसेशन होगा, या ज्वर भी आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं विरुद्ध आहार। अब देखो यहाँ त्रिउप स्तंभ हम देखेंगे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार कुछ तो आप इस चैप्टर में देखा आपने, और कुछ क्या है आप नेक्स्ट चैप्टर में आहार के बारे में पढ़ोगे।
ब्रीफ में। ठीक है, अब देखो यहाँ विरुद्ध आहार क्या होता है, ऐसे आहार जो दोषों को क्या करे, एग्रीवेट करे, उत्कृष्ट कर दे, परंतु उन्हें बाहर निहरण जिनका एक्सपल्जन ना करें, उन्हीं को हम लोग विरुद्ध आहार करते हैं। मतलब आप ऐसे फूड खा रहे हो ना जो कि आपके शरीर में दोषों को कहीं ना कहीं डेविएट कर रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं, उनको जमा कर रहे हैं या उनको दूषित कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो उसी आहार को हमने क्या बोल दिया, विरुद्ध आहार बोल दिया। चलो, त्रयोप स्तंभ क्या होता है, आहार, निद्रा, अब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें तुमको याद रखनी है, क्या कि अब्रह्मचर्य है वो वाग्भट ने बोल बताया था, और ब्रह्मचर्य जो है वो चरक ने बताया था। ठीक है, तो इसको ऐसे टेबल फॉर्म में याद रखना और एग्जाम में जरूर लिख के आना। आहार तो हम देख लिया हमने कुछ, और कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। निद्रा देखो क्या होता है, निद्रा क्या है, निद्रा युक्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बल आबलम वृंशता क्लीबता ज्ञान अज्ञानम जीवतम नाचा। मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि निद्रा के अधीन क्या क्या चीज़ें हैं, सुख हो या दुख हो, पुष्टि नरिशमेंट या कार्य इमेसिएशन हो, बल हो या अबल हो, वृंशता वर्टिलिटी या क्लीबता इम्पोटेंसी हो, ज्ञान अज्ञान, जीवन या मृत्यु, ये सब कुछ क्या है, निद्रा के अधीन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो निद्रा के अधीन है। ठीक है, अब दिवा स्वप्न क्या होता है, दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना। अब दिवा स्वप्न के लिए कुछ रूल्स हैं, क्या कि ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वायु का संचय होता है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है किस ऋतु में क्या होता है, उस टेबल फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको याद कराया था, ऋतुचर्या चैप्टर, आप देख लो, वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। इसमें वायु का संचय होता है, रात्रियाँ छोटी होती हैं, अतः दिन में सोना क्या बताया गया है, हितकर बताया गया है ग्रीष्म ऋतु में। बाकी अन्य ऋतु में क्या है, दिन में सोने से कफ और पित्त बढ़ता है, इसीलिए दिन में वर्ज्य है। अब देखो जो मेद वाले हैं और कफ प्रकृति जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, उनको तो दिन में नहीं सोना चाहिए, तो उनके लिए ये वर्ज्य बताया गया है। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य और मैथुन क्या है, मैथुन के भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कि अति मैथुन करोगे तो बल का क्षय होगा, ऊर्ज का क्षय हो गया, व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। हाँ, मैथुन करने के बाद क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, शीतल वायु का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ क्या है, कुछ और भी रूल्स हैं मैथुन के, वो क्या है, हेमंत और शिशिर सर्दियों में इच्छा अनुसार करना चाहिए, वसंत शरद में 3 दिन के अंतराल में करना चाहिए, और वर्षा ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए ज़्यादा मैथुन, 15 दिन का अंतराल तो होना ही चाहिए, अंतराल मतलब गैपिंग होनी चाहिए इतनी। ठीक है, नियम ना मानने पर, अगर आप नहीं नियम को मानते हो तो क्या होगा, भ्रम होगा, बल क्षय होगा, धातु क्षय होगा, अकाल मृत्यु की संभावना होगी। याद रहेगा इतना। निद्रा में और कुछ देखते हैं थोड़ा सा, जैसे रात्रि जागरण करते हो अगर आप बहुत ज़्यादा, तो शरीर में आपकी रुक्षता बनी रहेगी, ड्राइनेस। दिवा स्वप्न दिन में बहुत सोते हो तो स्निग्धता आएगा। फिर अब रात्रि जागरण ना करें, दिवा स्वप्न ना करें, तो क्या करें, आसीन प्रचलायित क्या है, बैठकर झपकी लेना, टेकिंग नैप इन सिटिंग पोस्चर। ऐसा करने से ना तो बहुत रुक्ष आएगी और ना स्निग्धता आएगी, मतलब कफ भी नहीं बढ़ेगा, तो ये करना चाहिए। तो ये हो गया आपका, निद्रा हो गया। आहार क्या है, धीरे धीरे दोषों को कम करने से शरीर में स्थिरता आती है, रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते। मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसे आप विरुद्ध आहार वगैरह को अचानक से नहीं छोड़ देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही छोड़ो, वरना क्या है, शरीर में दोषों में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर जो है अनुरक्षा अध्याय कंप्लीट होता है। हमारे और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।